हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जिंदगी की इब्तिदा, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। आज का हमारा टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन है इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो, सबसे पहली बात कि ये जो क्वेश्चन है ये इंसान हजारों वर्षों से इंसान के जहन में गूंजता रहा। इंसान ये सोचता रहा कि हाउ डिड लाइफ बिगिन ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में, इस जमीन पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, जिंदगी कैसे शुरू हुई। ठीक है, ये इंसान के जहन में ये क्वेश्चन हमेशा से ये गूंजता रहा और इसके जवाब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से ढूंढने की कोशिश की। आज हम लोग उन सब का जायजा लेंगे। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने दो तरह के आंसर्स इसके ढूंढे, इस सवाल के कि जिंदगी की शुरुआत इस दुनिया में कैसे हुई, ये जानदार ये सब कुछ कैसे पैदा हुए। इसके जवाब लोगों ने दो तरह के ढूंढे। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ आंसर्स, दो तरह के जवाब इसके ढूंढे। क्या थे वो? देखो, पहला जो जवाब था वो है ये। पहला जवाब, जिंदगी कैसे पैदा हुई, जानदार कैसे पैदा हुए, इसका पहला और आसान जवाब ये है, सबसे सीधा जवाब ये है, वो है मजहब हमें जो बताता है। ठीक है, दीन जो हमें बताता है। अब ये दीन कोई भी हो सकता है, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ दीन हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हिंदू भी हैं, जैन भी है, ईसाई भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, बहुत सारे सैकड़ों मज़ाहिब इस दुनिया में मौजूद है। हर मजहब में जिंदगी के पैदाइश को लेकर एक अलग नजरिया, एक अलग बात बताई गई है। अब इसमें उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन क्या कह रहा है, हमें उससे बात नहीं है। लेकिन इन सारे मज़ाहिब के जो थ्योरी है, ये है मेन बात इसमें जो है वो है डिवाइन ओरिजिन ऑफ लाइफ। डिवाइन ओरिजिन का मतलब हुआ ये जिंदगी जो है ये एक अल्लाह ने, एक गॉड ने, एक भगवान, ईश्वर जो भी कहो, उसने पैदा की। ठीक है, तो जिंदगी की जो ओरिजिन है वो डिवाइन है। ये दुनियावी नहीं है, जमीनी नहीं है, ये डिवाइन है। एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है जिसने इस कायनात को पैदा किया और इस कायनात में इस जमीन पर तमाम जानदारों को पैदा किया। ठीक है, ये कहलाता है, ये नजरिया जो धार्मिक मजहबी किताबें हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, गीता हो, वेद हो, तौरेत हो, जो भी है, इन सब में यही बातें लिखी हुई हैं। और ये नजरिया जिसे हम कहते हैं डिवाइन ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये कहता है कि एक जो सबसे ज्यादा कुदरत वाला एक हस्ती है, उसने ये सब कुछ पैदा किया। ठीक है, डिवाइन ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी जो है वो है ये जो बड़े बड़े फिलोसफर्स गुजरे हैं, ठीक है, ये जो बड़े बड़े फिलोसफर्स गुजरे हैं, एरिस्टोटल और तो डार्विन और लेमार्क्स, कन्फ्यूशियस, जो भी सब बड़े बड़े जो फिलोसफर्स हैं, इन लोगों ने एक दूसरे ही तरीके से सोचा। इनके सोचने का अंदाज दूसरा था। इनका सोचना ये था कि ये कोई वैसी ताकत नहीं है इस दुनिया में,
और ये जो कुछ भी पैदा हुआ है, जानदार जो भी पैदा हुए हैं, वो यहीं पैदा हुए हैं और अपने से खुद ब खुद पैदा हुए। और उन्होंने कहा कि ये जानदार जो है बेजान चीजों से पैदा हुए। इस जमीन पर जो बेजान चीजें हैं, जो गैर जानदार चीजें हैं, यानी कि वो गैसेस और पानी और जो भी, इनसे जानदार पैदा हुए। इसलिए इनकी थ्योरी को कहा गया एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ या एबायोजेनेसिस। ठीक है, इसको कहा गया एबायोटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ या एबायोजेनेसिस। हो गया। ये दो थ्योरीज हैं। पहली जो थ्योरी हमने देखी क्या थी, वो कि जानदार जो पैदा हुए वो डिवाइन ओरिजिन था उनका, यानी किसी गॉड, किसी अल्लाह, किसी भगवान, ईश्वर जो भी है, उसने पैदा किया। और दूसरी थ्योरी ये है कि नहीं, ये सब ऐसा नहीं है, ये सब इसी दुनिया में बेजान चीजों से खुद ब खुद पैदा हो गए। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में जो है वो ये पढ़ना है हमको, एबायोटिक जो थ्योरी है, ये एबायोजेनेसिस की जो थ्योरी है, हम लोग उस पर एक नजर डालेंगे कि ये थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, इसका सच झूठ होने का वो अलग मामला है, लेकिन हम लोग गौर तो करेंगे, पढ़ेंगे कम से कम कि ये थ्योरी कहती क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। एबायोटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, यहां पहले ही लफ्ज जो है एबायोटिक, बायोटिक यानी जानदार, एबायोटिक यानी कि जो गैर जानदार, यानी गैर जानदार से ओरिजिन हुआ लाइफ का, गैर जानदार चीजों से लाइफ पैदा हुई। तो ये थ्योरी जो कहती है कि ये जो जमीन है, ये अर्थ, हमारी ये जो जमीन अर्थ, ये आज से तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है, 4.5 अरब साल पहले ये वजूद में आई। और ये जिस वक्त ये जमीन वजूद में आई, उस वक्त ये क्या थी, आग का एक धकता हुआ गोला। जिस तरह सूरज है, बस वैसे ही ये भी आग से, हर तरफ आग, हर तरफ गर्मी, करोड़ों डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत जमाने बाद, बहुत सैकड़ों साल लगा, ये ठंडी हुई, ग्रेजुअली कूल डाउन। आहिस्ता 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 जमीन का टेम्परेचर कम हुआ, जमीन ठंडी हुई। उस वक्त यहाँ के जो जमीन के इर्द गिर्द एक गैसों का, एक जमीन के ऊपर धुआं था, गैसेस थी, और ये क्या थी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब वहाँ इसके मेन कंपोनेंट्स थे। ठीक है, उसके बाद जब ये जमीन ठंडी हो गई तो ये एलिमेंट्स आपस में मिलकर, इन्होंने, ये जो एलिमेंट्स थे, इन्होंने आपस में मिलकर कई चीजें बनाई, जैसे पानी, मीथेन, एमोनिया। ठीक है, और इन सब चीजों के फिर आपस में मिलने से बहुत सारे दूसरे केमिकल्स बने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जमीन जो पहले गैसों का एक गोला थी, आहिस्ता आहिस्ता एक वोल्केनिक, एक सॉलिड, एक ये मास बनी, और उसमें खौलता हुआ, पिघलता हुआ लावा था, धुएं का पूरा हिसार था सब तरफ। ठीक है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन बिल्कुल ठंडी हुई, बहुत ज्यादा ठंडी हुई। पानी, जो आसमान में पानी की भाप थी, वो ठंडी होकर बरस पड़ी, और जमीन जो ऊंची नीची थी वो भर गई, वहां समंदर वजूद में आए, और इस तरह से आज जिस तरह हम लोग जमीन को देख रहे हैं, उस तरह की ये जमीन बनकर तैयार हुई। अब अगला जो मरहला था वो जानदारों की पैदाइश का था।
ये दो लोग हम लोग को जो पढ़ना है सिलेबस में हमारे जो है वो हैं, ये दो हैं, एक का नाम है ओपेरिन और एक का नाम है हेल्डेन। ठीक है, ओपेरिन और हेल्डेन ये दोनों ने ये एबायोटिक ओरिजिन की थ्योरी सबसे पहले इन लोगों ने दी। ठीक है, और ये कब दिया उन्होंने? 1929 में हेल्डेन ने, और अलेक्जेंडर ओपेरिन ने 1924 में। ठीक है, ये रशियन था, ये रूसी था, रशियन था, और ये ब्रिटिश था, अंग्रेज। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ओपेरिन और जेबीएस हेल्डेन, इसने 1924 में और इसने 1929 में अपने अपने तौर पर इन्होंने थ्योरीज दी, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं, अपने अपने तौर पर इन लोगों ने थ्योरी दी। और इन लोगों का जो नजरिया था, दोनों का ख्याल एक ही था कि लाइफ कुड अराइज नेचुरली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर अंडर राइट कंडीशन एंड विद द इनपुट ऑफ एनर्जी। मटेरियल्स तमाम मौजूद हों, तो अगर सही कंडीशन हो और सही एनर्जी उसे दिया जाए, तो उन बेजान चीजों से कुदरती तौर पर लाइफ पैदा हो जाएगी, जिंदगी पैदा हो जाएगी। ये इनको थ्योरी है, और इन दोनों की थ्योरी ज्वाइंटली हम लोग इसको मानते कहते हैं ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। ठीक है, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, ये दोनों एक साथ इनकी थ्योरी को हम लोग कहते हैं। बस समझे इन लोगों ने क्या कहा था? बेजान चीजें जो इस जमीन पर उस जमाने में थी, जब यहाँ कोई जानदार नहीं था उस जमाने में, यहाँ सिर्फ बेजान चीजें थी, तो उन बेजान चीजों को उन्होंने कहा कि अगर सही माहौल मिला उन्हें, सही हालात मिले उन्हें, तो उनसे जिंदगी पैदा हो सकती है। और कैसे होगी, इसकी उन्होंने पूरा एक खाका उन्होंने पेश किया। ठीक है, देखो इस थ्योरी के मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक गौर से देखो इसको, कि ये है नीचे में क्या है? समंदर, ओशियन। ठीक है, ये समंदर है, और ये ऊपर जो एटमॉस्फेयर जो था उस जमाने में, देखो क्या क्या है? हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, और नाइट्रोजन। ये सारी चीजें इनके फ्री एटम्स यानी कि वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, हर एटम अलग एटम, हर एटम बिल्कुल अलग, कोई मॉलिक्यूल नहीं बना हुआ है। ठीक है, इनके फ्री एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये 6 चीजें हैं। इनके फ्री एटम्स ये उस जमाने का जो एटमॉस्फेयर था, जैसे नीचे समंदर है और ये जो खाली एटमॉस्फेयर है, यहां पर ये एटम्स यहां मौजूद थे। ये पहला मरहला था। उसके बाद क्या हुआ कि ये फ्री एटम्स, सूरज की रोशनी से इनको एनर्जी मिली, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, और आसमान में जो बिजली चमकती है, उस वक्त बिजली बहुत चमक रही थी, उस जमाने का जो माहौल था, तो लाइटनिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। लाइटनिंग और सूरज की जो अल्ट्रावायलेट लाइट, इनकी तवानाई को लेकर के, इनकी एनर्जी को लेकर के, ये जो एटम्स थे, इन्होंने आपस में रिएक्ट करके ये चीजें बनाई। ठीक है, ये चीजें बनी, जैसे ये एक सल्फर का एटम 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़कर सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। कार्बन का एक एटम 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में मिलकर के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लिया, H2। हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के एक एटम के साथ मिलकर के पानी बना लिए, H2O। नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ रिएक्ट करके के NH3 अमोनिया बना लिया। और कार्बन का एक एटम
हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ मिल करके उसने मीथेन बना लिया, ठीक है, मीथेन। और उसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिल करके साइनाइड बना लिया। फिर ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन साइनाइड बना लेगा। तो इस तरह से फ्री एटम्स से मुख्तलिफ कंपाउंड्स वजूद में आए पहली बार। पहले फ्री एटम्स थे, उसके बाद वो रिएक्ट करके मुख्तलिफ कंपाउंड्स वजूद में आ गए। कहानी यहाँ तक आ गई। अब देखो आगे की कहानी क्या होता है कि ये जो बने थे कंपाउंड्स, ये क्या हुए, बारिश बहुत ज्यादा उस जमाने में हो रही थी, ठीक है, तो बारिश के पानी के साथ ये कंपाउंड्स कहां चले गए, समंदर में। ये मॉलिक्यूल्स पहुंच गए समंदर में। और समंदर का पानी उस जमाने में बहुत गर्म था, ठीक है, हॉट, एक्सट्रीमली हॉट उस जमाने में था समंदर का पानी। तो समंदर के पानी में ये मॉलिक्यूल्स पहुंच गए और पानी के साथ घुल गए। अब उसे हेलेन ऑब्रेन ने इसका नाम दिया हॉट सूप। जिस तरह सूप होता है ना, पीने वाला सूप, उसी तरह समुद्र का पानी एक हॉट सूप बन गया, ठीक है। यानी समंदर का पानी है और उस पानी में क्या है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये समंदर का पानी है और इसे ये जो सूप बन चुका है इसको कहा जाता है प्रिमोर्डियल सूप या हॉट सूप। अब इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में रिएक्ट करके अब उससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, अब ये छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इन्होंने बनाना शुरू किया और पॉलीपेप्टाइड्स बनाए, प्रोटीन्स बनाए, कार्बोहाइड्रेट्स बनाए, न्यूक्लिक एसिड बनाए। ये सारी चीजें इन लोगों ने बनाई। अब इस पानी में ये सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पाए जाने लगे। फिर उसके बाद ये जो पॉलीपेप्टाइड्स, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट ये सब थे, ये आपस में मिलकर उन्होंने एक छोटे छोटे यूनिट्स बनाए जिनको उसने नाम दिया क्वासरवेट्स। इन्होंने क्वासरवेट्स बनाए और फिर इन्हीं क्वासरवेट्स में जब न्यूक्लिक एसिड भी शामिल हो गया तो अब ये बन गए प्रोटोसेल्स। प्रोटोसेल्स यानी कि सेल से पहले वाली शक्ल, ठीक है। सेल खलिया जो होता है उससे पहले एक प्रोटो, अभी उसका नया स्टार्टिंग मॉडल शुरू हुआ, प्रोटोसेल्स। और फिर इन प्रोटोसेल्स से आगे चल के सेल्स बने और जब सेल्स बन गए, खलिए बन गए, तो उनसे फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सेल वाले जानदार पैदा हुए, फिर उनसे फिर बड़े जानदार भी पैदा हुए।